Hellcat. गुड मॉर्निंग सभी को सुबह का नमस्कार। विश्वास है कि सारे लोग स्वस्थ, बेहतर और अच्छी पढ़ाई कर रहे हों। यही होना भी चाहिए। पिछले लगभग 40 दिनों से लेक्चर्स आ रहे हैं। जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं कम दिन हो गए हैं, ज़्यादा दिन। फिलहाल इस सेशन के लास्ट में हम आ गए हैं और हो सकता है कि ये इस सेशन का लास्ट लेक्चर हो और फिर समर वैकेशन हो जाए। तो समर वैकेशन में जो आपका होमवर्क है वो सबसे महत्वपूर्ण पहले आता है। तो समर वैकेशन में आपको होमवर्क क्या करना है, पहले गौर से, इत्मीनान से ये सुन लीजिए, फिर आज के लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। पहली चीज़ तो ये कि जितने लेक्चर्स हुए हैं, आपके जितने भी लेक्चर्स आए हुए हैं, तो शुरू से लेके लास्ट तक के हमने बताया था कि नोट्स के लिए आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका नोट्स ऑलरेडी पहले कॉलेज में ही शुरू हो गया था। तो उसी नोट्स में यहाँ तक का कोर्स जहाँ तक पढ़ा दिया गया है आप अपडेट कर लीजिएगा। पूरा का पूरा कोर्स आप कहीं पर अगर छूटा हुआ है, कोई लेक्चर मिस कर गया है आपका, तो अपने मित्रों से, दोस्तों से उस लेक्चर को लेकर के, या फिर सबसे बढ़िया सुविधा है, ये सारे लेक्चर्स यूट्यूब में पड़े हुए हैं, तो आप सर्च कर लीजिए। जो भी लेक्चर्स आपका मिस हुआ है वो लेक्चर आपके सामने होगा। तो ऐसी भी कोई परेशानी नहीं आएगी इस तकनीक व्यवस्था में। अगर कोई लेक्चर्स आपका विड्रा हो गया है, किसी कारण बस छूट गया है, तो आप जाइए यूट्यूब पर और उसको सर्च कीजिए, उस दिन का लेक्चर्स आपके सामने होगा। कहीं पर ये कहने के लिए आपके पास कोई जगह नहीं होगी कि इतना छूट गया या ये लेक्चर्स हमारा छूट गया था इसलिए ये काम अधूरा रह गया। तो पहली प्राथमिकता है कि आप नोट्स को पूरी तरीके से शुरू से लेके आज तक के लेक्चर्स को आप बढ़िया सा मेंटेन कर लें और अपडेट कर लें। दूसरा काम ये है, होमवर्क में जो आपके पास टाइम रहेगा, तो जितने लेक्चर्स, जितना कोर्स अब तक का हो गया है, तो जितने भी डेरिवेशंस आए हुए हैं, इन लेसन्स में जितने भी डेरिवेशंस आए हुए हैं, एक प्रैक्टिस रजिस्टर लीजिए और सारे डेरिवेशंस को अगेन प्रैक्टिस कर जाइए, मतलब पुनर्अभ्यास कर जाइए। आगे आप मत जाइए जहाँ तक आपका कोर्स हुआ है, क्योंकि आपका कोर्स बहुत पर्याप्त हुआ है। इस समय तक जितना कोर्स होना चाहिए उसके आप आगे हो, कतई एक भी लेक्चर पीछे नहीं हो। तो सारे डेरिवेशंस को एक बार आप पुनर्अभ्यास कर लीजिए, तो सारे डेरिवेशंस आपके यहाँ तक की तैयारी हो जाएगी। दूसरी चीज़, इसके बाद न्यूमेरिकल्स जितने हमने लगाए हैं, जितने न्यूमेरिकल्स हमने लगाए हैं उनको भी आप पुनः प्रैक्टिस कर लीजिए, और इनके अतिरिक्त कम से कम 30 से 40 डेरिवेशंस, हो सके 50 डेरिवेशंस और आप प्लस कीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। तीसरा काम हो गया। चौथा काम ये है कि इन लेसन्स के जितने 60 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर एक शब्द में या वन लाइनर होते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को फाइंड कीजिए और उनको भी लिखिए। फिर नेक्स्ट काम आपका क्या है, इन्हीं में से जितना कोर्स आप पढ़ चुके हैं, आगे नहीं जाना आपको, बस उसी में रहना है। जितना कोर्स पढ़ाया जा चुका है उन्हीं लेसन्स के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हल कर डालें। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर लीजिए, 60 क्वेश्चन हल कर लीजिए, सारे डेरिवेशंस का पुनर्अभ्यास कीजिए और सारे न्यूमेरिकल्स जितने लग गए हैं उनका पुनर्अभ्यास कीजिए।
और अतिरिक्त न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न जितने भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा सके वो भी लगाइए। और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण लास्ट और फर्स्ट यही है कि आपका नोट्स अपडेट होना चाहिए। बिल्कुल अब तक जितना कोर्स पढ़ाया गया है वो सारा का सारा बिल्कुल अपडेट हो। कहीं से कोई लेक्चर्स मिस है तो हमने आपसे तरीका बताया कि आपको किसी से मांगना भी नहीं है। आप YouTube में जा कर के सर्च कीजिए, लेक्चर्स आपके सामने होगा, उसको आप पूरा कर लीजिए। तो कितने काम हो गए? एक तो आपको अपडेट करना है अपना नोट्स, दूसरा अब तक के सारी डेरिवेशंस सूत्रों का निगमन पुनः अभ्यास करना है, तीसरा आंकिक प्रश्न लगाने हैं जितने हमने लगाए हैं लेक्चर्स में यहाँ से दिए हैं उनके अतिरिक्त +50, फिर अगला 60 क्वेश्चन लिखना है, फिर अगला ऑब्जेक्टिव लिखना है। तो इतना छुट्टियों में जो भी आपको 25 से 30 दिन का समर वैकेशन मिलेगा, इसके लिए पर्याप्त समय है और पर्याप्त होमवर्क भी है। आप मजबूत अपनी तैयारी कीजिए। और थोड़ा सा लेक्चर्स आज आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ही चल रही है, जो खंड हमारा चल रहा है, जो यूनिट चल रही है वो इलेक्ट्रिसिटी ही चल रही है। और हमने पिछले क्लास में कहा था कि यहाँ से कैपेसिटेंस आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नया खंड लेकर के आएंगे इसी इलेक्ट्रिसिटी का। तो वो नया खंड है आपका इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। ठीक है। पीछे हमने कंडक्टर बताया, चालक, चार्ज बताया, आवेश, और उन्हीं से सब रिलेटेड है। ये वैद्युत धारा है। जब किसी चालक में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए प्रवाहित होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए प्रवाहित होता है, और चालक में ही होगा, क्योंकि आवेश का प्रवाह चालकों में ही होता है, अचालक या अर्धचालकों में नहीं होता है। तो जब किसी चालक में आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए होता है, तो जो यूनिट टाइम पर प्रवाह होता है आवेश का, यूनिट टाइम का मतलब एकांक समय में, तो उस प्रवाह को कहा जाता है वैद्युत धारा I। वैद्युत धारा I यदि किसी चालक में Q आवेश T समय में प्रवाहित होता है, यदि किसी चालक में Q आवेश T समय में प्रवाहित होता है, तो वैद्युत धारा I = Q/T। यहाँ से अगर यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट ऑफ I वैद्युत धारा, तो ये हो गई कूलाम और ये हो गया आपका सेकंड, कूलाम बटे सेकंड, कूलाम पर सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, ये यूनिट है। और इसी को R कहा जाता है एम्पियर। इसी को क्या कहा जाता है? एम्पियर की चर्चा फिर आगे करेंगे और बेहतर रूप से, मजबूत रूप से। तो यहाँ पर यूनिट क्या निकल के आई आपकी? कूलाम बटे सेकंड, या इसी को कहेंगे एम्पियर। ध्यान रहे, वन लाइनर एक क्वेश्चन से, बड़े बड़े कंपटीशंस का सवाल एक ये है। तो वैद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? ये IIT में हमने एक बार पढ़ा था, देखा था पेपर में। वैद्युत धारा लोगों को बड़ा धोखा हो जाता है कि वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी, वन लाइनर के लिए भी। तो वैद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि। वैद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि। वैद्युत धारा है क्या? आवेश का प्रवाह, आवेश का गमन, आवेश का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। जब किसी चालक में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो यूनिट टाइम पर जो आवेश का प्रवाह होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसे कहा जाता है वैद्युत धारा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल
हालांकि पीछे के लेक्चर्स में जब हमने कैपेसिटेंस पढ़ाया था तो वहाँ भी हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बताए थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं। बहुत अच्छे से लेक्चर्स दिए थे और नोट्स में भी हो सकता है हमने भेजा हो, नहीं लेक्चर्स तो हमने दिए हैं, ये कंफर्म है। लेकिन दिए हैं या नहीं दिए हैं, यहाँ पर हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बड़ी ज़रूरत है। इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आप सुनिए, ध्यान से समझिए कि क्या है, तो आपको बहुत सी चीज़ें फिजिक्स की फ्रंट पे निकल के आ जाएंगी, तो आप उनको सुनिए। प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है और अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं, यहाँ तक कोई शंका नहीं है, कोई अनसुनी बात नहीं है। प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है। अणुओं की संरचना परमाणुओं से होती है और परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों से बना होता है। ये तो बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, सभी को पता है। नाभिक में परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के बाहर जो चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं हैं, नाभिक के बाहर जो चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स घुमा करते हैं। इस बात पर विडंबना जरूर है या मत जो अलग अलग हैं, ये जो कक्षाएं हैं इन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं या कुछ निश्चित कक्षाएं होती हैं। इसी पर रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो फेल भी हुआ था, मतलब कमियां भी पाई गई थी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में सबसे बड़ी यही कमी निकल के आई थी। रदरफोर्ड बहुत सक्सेस थे परमाणु मॉडल के विषय में, अगर कहा जाए तो पहले वैज्ञानिक थे जिसने सबसे ज़्यादा बताया है। लेकिन इस कमी के कारण इनका परमाणु मॉडल कहीं ना कहीं थोड़ा से डिक्रीज हुआ, पीछे आया और नील्स बोर्स ने उस कमी को दूर किया और इस परमाणु मॉडल के मेन महत्ता को खुद अपना लिया। रदरफोर्ड ने कहा था सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये बात गलत है। नील्स बोर्स के अनुसार बोर ने कहा कुछ निश्चित ऊर्जा की कक्षाएं होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और उन निश्चित ऊर्जाओं की कक्षा को कहा जाता है स्थायी कक्षाएं। उन निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं को कहा जाता है स्थायी कक्षाएं। हालांकि बहुत मतलब यहाँ पर इस बात का नहीं है, जिसके लेक्चर्स हम इसमें बीच में एंट्री कर दिए हैं, लेकिन बात आई तो हम बताना शुरू कर दिए। बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है कि रदरफोर्ड या बोर्स यहाँ पर हम लेके आए, लेकिन लेक्चर्स हैं, बात आई हुई है तो जानकारी आपको हो जाए इसलिए हमने ऐड कर दिया। चलिए सुनिए, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। इस नाभिक में एक नाभिकीय बल होता है। इस नाभिकीय बल के कारण जो नाभिक के पास की कक्षाएं होती हैं उनमें उन इलेक्ट्रॉनों में यह बल बहुत प्रभावी होता है, जो पास की कक्षाएं होती हैं। जैसे जैसे कक्षाएं दूर होती चली जाती हैं वैसे वैसे यह बल क्षीण होता जाता है। क्षीण होने का मतलब कमज़ोर होता जाता है। जो बहुत दूर की कक्षाएं होती हैं वहाँ पर यह बल लगभग नगण्य सा हो जाता है, लगभग ख़त्म सा हो जाता है। तो जो नाभिक के पास की कक्षाएं हैं उन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये नाभिकीय बल इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है, तो ये कक्षाओं को छोड़ नहीं सकते। जैसे जैसे दूर की कक्षाएं होती चली जाती हैं ये बल कम होता जाता है। जो बहुत दूर की कक्षाएं हैं वहाँ पर ये बल लगभग नगण्य सा हो जाता है। उन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर पूरे पदार्थ में फ्री मुक्त रूप से भ्रमण करने लगते हैं। ध्यान रखिएगा, अपनी कक्षा को तो छोड़ देते हैं, लेकिन इनमें ये दम नहीं होता है कि ये पदार्थ को छोड़ करके निकल जाएं। अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं और पूरे पदार्थ में मुक्त रूप से, फ्री रूप से भ्रमण करने लगते हैं और इन्हीं को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
इन्हीं को क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं और इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री की जान इनमें छिपी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चालक इलेक्ट्रॉन, और अगर आप केमिस्ट्री में आए तो इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का काम होता है किसी चालक में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ये चालक इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। जिन पदार्थों में चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही उसमें आवेश का प्रवाह तेजी से होगा। इसीलिए कहा जाता है धातुएं वैद्युत आवेश की बहुत अच्छी चालक होती हैं। मतलब वैद्युत आवेश का प्रवाह सबसे ज़्यादा धातुओं में होता है। वैद्युत धारा सबसे ज़्यादा कहाँ प्रवाहित होती है? धातुओं में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि धातुओं में चालक इलेक्ट्रॉनों, कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अधातुओं में ये इलेक्ट्रॉन या तो बिल्कुल नहीं होते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में। इसलिए अधातुएं विद्युत की बहुत अच्छी चालक नहीं होती हैं। धातुएं विद्युत की बहुत अच्छी चालक होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। तो आज के लेक्चर्स में यहाँ तक हम देते हैं आपको इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वायु चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है, जिसके लेक्चर्स हमने सुना है। होमवर्क हमने बताया है और अलग से भी अगर चाहेंगे तो लिख करके हम फोटो भेज देंगे लास्ट में। होमवर्क को हमने विस्तार से हालांकि इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुंचा दिए हैं, फिर भी लिखित में भी भेज देंगे। तो यहाँ तक काम कीजिए, यहाँ तक कि आप नोट्स बना लीजिए। यूनिट आपकी इलेक्ट्रिसिटी ही चल रही है। लगभग आप किनारे इस खंड के आ गए हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बहुत अच्छा आपने सहयोग किया, इधर बहुत अच्छी पढ़ाई की और उम्मीद करते हैं इसी तरीके अच्छी पढ़ाई करते रहेंगे। समर वैकेशन के बाद फिर स्थितियां क्या बनती हैं, जैसी भी स्थितियां बनेंगी हमें प्रार्थना करेंगे, आप भी कीजिए कि कॉलेज में ही कक्षाएं चले। और यही आशा उम्मीद के साथ तब तक के लिए विदा लेते हैं। अगर क्लासें और रन करती हैं तो फिर आते हैं, अदरवाइज यहाँ तक आप अपना काम पूरा कीजिए। आफ्टर समर वेकेशन फिर नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ फिर सब लोग एकत्रित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।